आज हम हार्मोनिक थ्योरम डिस्कस करेंगे। पिछले दो लेक्चरों में हमने हार्मोनिक थ्योरम से रिलेटेड जो लेमा थी वो प्रूव की थी। आज हम मेन हार्मोनिक थ्योरम जिसका स्टेटमेंट है लेट M be a linear subspace of a normed linear space N and let f be a functional defined on M, then f can be extended to a functional f naught defined on the whole space N such that norm f naught equal to norm f। आपने जो लेमा की थी उसमें आपने जैसा भी देखा कि f ये functional defined on a linear subspace M of n x naught not belongs to M। इस पर हमको गौर करना है। x naught not belongs to M और हमने M naught जो डिफाइन किया था वो M यूनियन x naught, M प्लस x naught मान लीजिए इसको आप। Subspace spanned by M and x naught, then f can be extended to a functional f naught defined on M naught such that norm f naught equal to norm f। जिस तरह से वो जो लेमा में f का एक्सटेंशन f नॉट m से m नॉट तक हमने किया, ऐसे हम अगला एक्सटेंशन करेंगे m नॉट से m डबल m नॉट। ये उसको हम ये भी कह सकते हैं कि m का अगला एक्सटेंशन m डबल m। एक्सटेंशन की जो परिभाषा मैंने आपको बताई उसके अकॉर्डिंग आपको ये मालूम है कि अगर f नॉट f का एक्सटेंशन है तो f नॉट x इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू m। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर द सेट G ऑफ ऑल possible extensions of f on all the subspaces M प्लस कह दीजिए या यूनियन कह दीजिए, यूनियन एनी अदर एलिमेंट ऑफ n नॉट इन M। जैसा कि लेमा में हमने कहा कि x नॉट नॉट इन M, x नॉट M में नहीं है, तो हम अगला एक्सटेंशन लेंगे उसमें भी यही बात आएगी। m नॉट अगर हम m नॉट का m नॉट अगर हम f नॉट m नॉट पे ले रहे हैं और उसका एक्सटेंशन कर रहे हैं बाय द वे, तो वो हो गया सपोज f डबल नॉट और स्पेस हो गया हमारा m डबल नॉट। तो m डबल नॉट जो हम डिफाइन करेंगे वो कैसे करेंगे, m नॉट यूनियन ए एलिमेंट ऑफ n, ए एलिमेंट ऑफ n विच इज नॉट इन m। तो यहाँ पर मैंने लिखा है m प्लस या m यूनियन जो भी आप लिखना चाहें, एनी अदर एलिमेंट ऑफ n नॉट इन m। इसको आप m नॉट भी कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर चूंकि हम लेमा की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीधी थ्योरम के प्रूफ पर आ रहे हैं। ऑफ n विच कंटेन्स है, जैसे आपने पिछले लेमा में देखा कि m सबसेट m नॉट, m सबसेट m नॉट। तो जो हमें सुपरसेट आगे लेके चलेंगे, जैसे कि हमने m नोट लिया तो m नोट सुपरसेट है, तो ऐसे ही आगे इसमें सुपरसेट आगे चलेंगे। लेट f1 f2 बिलोंग्स टू G। हमने G क्या लिया, सेट G ऑफ ऑल पॉसिबल एक्सटेंशंस ऑफ f। हम उसके दो एलिमेंट ले रहे हैं और f1 f2 बिलोंग्स टू G एंड डिफाइन द रिलेशन लेस देन इक्वल टू बाय सेइंग f1 less than equal to f2 means domain of f1 is contained in domain of f2 and f1x equal to f2x for all x belongs to domain of f1। जैसा कि मैंने आपको एक्सटेंशन की परिभाषा में बताया कि सपोज f2 is extension of f1, तो क्या आएगा f1x equal to f2x। f1 किस पर डिफाइंड है, m पर डिफाइंड है। f2 किस पर डिफाइंड है, m नॉट पर डिफाइंड है। m सबसेट ऑफ m नॉट, इसका मतलब ये। और हमारा जो डोमेन ऑफ f1 क्या है, डोमेन ऑफ f1 हमारा m है।
तो परिभाषा हमारी ये लगी कि saying f1 less than equal to f2 means domain of f1 is contained in domain of f2 and f1x equal to f2x for all x belongs to domain of। मैं थोड़ा सा इसको आपके समझने के हिसाब से भी लिख दिया है। f इक्वल किस में है, m से r में और c में। f1 m नॉट टू r और c m सबसेट m नॉट इक्वल टू m यूनियन x नॉट बिलोंग्स टू m, x नॉट बिलोंग्स टू n। f2 m डबल नॉट टू r और c m सबसेट m नॉट सबसेट m डबल नॉट, और m डबल नॉट क्या लिया इसने, m यूनियन y नॉट, और y नॉट m का मेंबर नहीं है, y नॉट n का मेंबर। f2 is extension of f1 that is f2x equal to f1x for all x belongs to m naught, for all x belongs to domain of f। f1 is extension of f that is f1x equal to fx for all x belongs to m। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा इन दोनों को यदि हम कंपेयर करते हैं तो हमारा क्या आ गया, f2 is extension of f, मतलब fx equal to f2x for all x belongs to। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे ये f1 f2 ये सब हमारे f के एक्सटेंशन है। तो मैंने आपको ऊपर यही कहा है कि सेट g ऑफ ऑल पॉसिबल एक्सटेंशंस ऑफ f ऑन ऑल सब स्पेसेस, और हमने f1 f2 उसके दो मेंबर लिए, हमने एक रिलेशन डिफाइन किया और यहाँ तक हम पहुंचे। हम ये अब ये बताना चाह रहे हैं कि ये g लेस देन इक्वल टू एक पार्शियली ऑर्डर सेट है। जी लेस देन इक्वल टू पार्शियली ऑर्डर सेट है। पार्शियल ऑर्डर सेट क्या होता है, जिस वजह सेट पर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन डिफाइन होता है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, जो कि हमारा रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। टोटली ऑर्डर रिलेशन की बात करते हैं तो उसमें और इसमें एक डिफरेंस आ जाता है। एंटी सिमेट्रिक में कहते हैं आते हैं कि ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू ए इम्प्लाई ए इक्वल टू बी। तो यहाँ पर क्या जाएगा टोटली ऑर्डर में, या तो ए रिलेटेड टू बी या बी रिलेटेड टू बी। f1 लेस देन इक्वल टू f1 फॉर ऑल f1 बिलोंग्स टू जी, मतलब f1x इक्वल टू f1x ऑब्वियस। सो ये रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव है, हम कह सकते हैं। लेट f1 लेस देन इक्वल टू f2, बी सीरियस अबाउट दिस, एंड f2 लेस देन इक्वल टू f1 according to our definition, domain of f1 subset of domain of f2, f1x equal to f2x for all x belongs to domain of f1, and दूसरा जो हमने लिखा है f2 लेस देन इक्वल टू f1, इसमें भी हम परिभाषा लगाते हैं तो डोमेन ऑफ f2 सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f1 एंड f2x इक्वल टू f1x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f2। दोनों को यदि हम कंपेयर करें, ऊपर a सबसेट b, नीचे है b सबसेट a, इसका मतलब क्या हो गया, a इक्वल टू b नंबर वन, मतलब कि डोमेन ऑफ f1 इक्वल टू डोमेन ऑफ f2। दूसरा क्या आ गया, f1x इक्वल टू f2x। दो फंक्शन अगर इक्वल होंगे उनके लिए कंडीशन होती है कि डोमेन ऑफ f1 इक्वल टू डोमेन ऑफ f2 एंड f1x इक्वल टू f2x। इसका मतलब क्या हो गया हमारा f1 इक्वल टू f2। सो दिस रिलेशन लेस देन इक्वल टू इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। हमने क्या लिया, हमने ऊपर f1 लेस देन इक्वल टू f2 एंड f2 लेस देन इक्वल टू f1 इम्प्लाइज f1 इक्वल टू f2। हम टोटली ऑर्डर रिलेशन की बात करते तो वहां पर ये आइदर f1 लेस देन इक्वल टू f2 और f2 लेस देन इक्वल टू f2। थर्ड ट्रांजिटिव की बात करें कि लेट f1 लेस देन इक्वल टू f2 एंड f2 लेस देन इक्वल टू f3, डोमेन ऑफ f1 सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f2 विद f1x इक्वल टू f2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f1 एंड डोमेन ऑफ f2 subset of domain of f3 with f2x equal to f3x for all x belongs to domain of f2, that is f2x equal to f3x for all x belongs to domain of f1. Since the domain of f1 is contained in domain of f2, ऊपर लिखा है हमने domain of f1 is contained in domain of f2,
और यहाँ पर हम लिखा है डोमेन ऑफ F2 सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ F3। इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास आ गया डोमेन ऑफ F1 सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ F3 विद F1x इक्वल टू F3x। हम दोनों को लेकर के चले। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ F1, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, क्योंकि आप देख रहे हैं नंबर 1 ऊपर हमारा लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ F1, इसमें F2x इक्वल टू F3x। ऊपर लिया हमने x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ F1। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर हमारा ये आना चाहिए, यहाँ डोमेन ऑफ F1 सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ F3 है, इसलिए x ये दोनों कब इक्वल होंगे कि हमारा x डोमेन ऑफ F3 का, क्योंकि दिस इज सबसेट ऑफ दिस। और इसको देख करके हम कह सकते हैं कि F1 लेस देन इक्वल टू F3, दैट इज दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, thus G इज पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। G इज पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। हम क्या करते हैं अब कि एक चेन ले रहे हैं G डैश, इसमें सभी एलिमेंट ले रहे हैं हम Fi Mi। Fi क्या है हमारा फंक्शन डिफाइंड ऑन Mi। इस तरह के कुछ एलिमेंट्स का कलेक्शन जिसको हम चेन कह रहे हैं, हम इसमें लेके चल रहे हैं। देन G डैश, let G dash be a chain in G, then it is easy to see that G dash has an upper bound phi union Mi where phi x equal to Fi x for all x belongs to Mi। अपर बाउंड के बारे में पहले आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप लोग, और हमेशा इस परिभाषा को भूल भी जाते हैं कि अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है। अगर हम कहते हैं कि x लेस देन इक्वल टू k इज एलिमेंट ऑफ f फील्ड है, x बिलोंग टू सेट S इज सबसेट ऑफ x लेस देन इक्वल टू k, मतलब S का एवरी एलिमेंट k से छोटा है, तो k क्या कहलाएगा हमारा अपर बाउंड कहलाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं इट इज इजी टू सी दैट G डैश हैज एन अपर बाउंड phi union Mi where phi x equal to Fi x for all x belongs to Mi। The point to be noted here is that union Mi is subspace of n and phi is well defined। इसको हम आगे चलकर प्रूव करेंगे, अभी बताएंगे आपको कि ये कैसे हुआ, कि यूनियन Mi सबस्पेस कैसे हुआ n का, phi well defined कैसे हुआ। उससे पहले एक बात देखें, हमने ये कंडीशन ली है phi x इक्वल टू Fi x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Mi, मतलब phi x इक्वल टू F1x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू M1, phi x इक्वल टू F2x for all x belongs to M2, phi x equal to F3x for all x belongs to M3, phi x equal to F5x for all x belongs to M5। आप देख रहे हैं कि M1 सबसेट M2, क्योंकि हमारे ये क्या एक्सटेंशन है, M1 सबसेट M2, M2 सबसेट M3, M3 सबसेट M4। इसका मतलब हमारा ये यूनियन Mi की अगर हम बात करें हम, तो यूनियन Mi हमारा M5 के बराबर। हम केवल यहाँ पर 5 बार इसका एक्सटेंशन ले रहे हैं केवल, तो यूनियन Mi हमारा किसके बराबर है, M5 के बराबर है। दिस इज M5 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस G डैश में हमारा अपर बाउंड मौजूद है, G डैश है ना, क्योंकि G डैश किसका, G डैश में क्या Fi Mi, और हमने अभी एलिमेंट कहाँ तक लिए, हमने एलिमेंट जो अभी लिए हमने G1 M1 M2 M3 M4 M5, तो हमारे पास इसमें अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो अब मेन बात आती है कि आखिर ये यूनियन Mi ये सब स्पेस क्यों है इनका। वैसे आप लोग लीनियर अलजेब्रा में खूब पढ़ चुके हैं इस बात को,
कि अगर M1 और M2 सब स्पेस है तो उनका जो यूनियन है वो भी सब स्पेस होता है इनका। फिर भी मैंने यहाँ पर इसको प्रूव करने का प्रयास किया है कि लेट एक्स वाई belongs to union Mi and alpha beta any scalars, then for for some ij we have x belongs to Mi and y belongs to Mj। क्योंकि हमारे जो एक्स वाई यूनियन में है तो वो जरूरी नहीं है कि दोनों ही Mi में हो, एक हमने कहा Mi में एक Mj में। क्यों हमारा पार्शियली ऑर्डर है विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी बी में अज्यूम Mi सबसेट Mj, क्योंकि हमने ऊपर अभी कहा है पार्शियल ऑर्डर है तो हमने कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है कि ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए इम्प्लाई इक्वल टू बी। और हमने अगर टोटल ऑर्डर की बात करते हैं तो या तो ये ए बी में होगा या बी ए में होगा, तो उसको भी हम ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो देन एम आई सबसेट एम जे है, इसका मतलब हमारा ये एक्स बाई एम आई में है और एम आई सब स्पेस ऑफ एन है। सो वी हैव अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई belongs to Mi subset of union Mi, A subset of union Ai होता है। इसका मतलब हमारा यूनियन Mi एक सब स्पेस है n का। फाई वेल डिफाइंड प्रूव करना है। हमने कहा कि सपोज एक एलिमेंट x यूनियन Mi में है। किस तरह से है कि x belongs to Mi and x belongs to Mj। देन बाई डेफिनेशन ऑफ फाई बी है, जैसा ऊपर हम डेफिनेशन लिए उसमें हमने क्या बताया कि फाई एक्स इक्वल टू एफ आई एक्स एंड फाई एक्स इक्वल टू एफ जी एक्स, और इन दोनों को यदि इक्वेट करें तो हमारे पास आ गया एफ आई एक्स इक्वल टू एफ जी एक्स। एफ आई एक्स इक्वल टू एफ जी एक्स, दस फाई इज वेल डिफाइंड। तो ऊपर अभी हमने प्रूव किया कि ये यूनियन एम आई सब स्पेस है एन का, फाई वेल डिफाइंड है और जी डैश G इज पार्शियली ऑर्डर, और हमने ये कहा G डैश अगर चेन है G का तो G डैश हैज एन अपर बाउंड, ये हमने ऊपर अभी आपको बताया है। Thus each chain in G has an upper bound. Here we need the Jones lemma. Jones lemma क्या है? Each non-empty partially ordered set in which each chain has an upper bound has a maximal element। आप कहेंगे सर मैक्सिमल एलिमेंट क्या होता है कि लेट P be a partially ordered set, an element x in P is said to be maximal if y greater than equal to x implies y equal to x, that is if no element other than x is itself greater than equal to x। Hence, by Jones lemma, there exists a maximal element in G, say f naught, say f naught, क्योंकि हमने f को फंक्शन लिया है और हमने कहा था कि ये, और उसके बाद हमको क्या प्रूव करना है कि f नॉट एक्सटेंशन है f का और f नॉट इस होल स्पेस n पर ही। तो हमने ये कह दिया कि जो मैक्सिमल एलिमेंट है वो एफ नॉट है, एफ नॉट के बाद कोई और एक्सटेंशन नहीं है, हम ये कहना चाह रहे हैं इसके द्वारा। वी कंप्लीट द प्रूफ बाय ऑब्जर्विंग दैट द डोमेन ऑफ एफ नॉट मस्ट बी द एंटायर स्पेस एन। अगर ये एंटायर स्पेस एन नहीं है तो जैसा कि आपने लेमा में देखा कि हमारा एफ का एक्सटेंशन हमने कहा एफ नॉट है, एफ नॉट डिफाइंड ऑन एम नॉट, फिर हमने एक्सटेंशन फिर किया, फिर आगे एक्सटेंशन करते चले गए और हम कब तक कर रहे हैं, जब तक कि हम उस एन तक नहीं पहुंचे, क्योंकि हम कंडीशन में क्या लेके चल रहे हैं कि एम इज सब स्पेस ऑफ ए नॉर्मल लीनियर स्पेस एन। सो और एफ नॉट इज द रिक्वायर्ड एक्सटेंशन ऑफ एफ टू द होल स्पेस एन, फॉर अदरवाइज it could be extended further by our lemma and would not be maximal। तो उस केस में क्या होगा, that is there exists an x belongs to n and x not belongs to m such that f naught can be extended to the domain of f naught union x। डोमेन ऑफ एफ नॉट, जैसा कि हमने कहा था कि डोमेन ऑफ एफ नॉट क्या हुआ, ये भी हमारा होगा
डोमेन ऑफ एफ नॉट जो भी होगा यूनियन एक्स, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, which is a contradiction to that f naught is maximal element of G. Hence, f naught is required extension of f to the whole space n such that norm f equal to norm f naught. तो आपको यदि एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रॉब्लम की कई बार एक बार पूछ ली गई थी, स्टेट एंड प्रूव हार्मोनिक थ्योरम, तो आपको पहले हार्मोनिक थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना होगा, फिर आपको ये बताना होगा कि ये इसी को प्रूव करने से पहले हम ये लेमा को प्रूव करेंगे, देन हम मेन थ्योरम प्रूव करेंगे। कई बार सीधे लेमा पूछी जाती है, तो जैसा भी आपसे पूछा जाए दोनों आपको पूरा बताना होगा। ऐसा नहीं कि आपने सीधा, जैसा कि मैंने आपको प्रूफ बताया है कि ये आपने सीधा स्टेटमेंट आया और सीधा आपने प्रूफ लिख दिया कि जो मैंने अभी आपको प्रूफ बताया। लो, आपको पहले लेमा बतानी पड़ेगी, और यदि आप थोड़ा शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं कि नहीं हमको लेमा याद नहीं है, तो लेमा का स्टेटमेंट लिखें और फिर इसको प्रूफ करें। लेकिन आपको कितना एग्जामिनर नंबर देगा जिसकी कोई गारंटी नहीं। तो मेरा मानना यह है कि आप लेमा लिखें, लेमा का प्रूफ करें। हाँ, ये हो सकता है कि आप रियल पार्ट का कर दें, कॉम्प्लेक्स का नहीं करें, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप कंप्लीट प्रूफ आप लोग करें इसका। हार्मोनिक थ्योरम के कई एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पार्ट जो है वो हम आगे आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही।